नमस्कार दर्शकों, मैं संजना विजन आईएएस की तरफ से आप सभी का विजन संवाद के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस के एक्सपर्ट फैकल्टी इंद्रजीत सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू संजना, थैंक यू। संविधान और जुडिशरी से रिलेटेड एक शब्द हमेशा ही चर्चा में रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं जी। ये 1973 में एक बहुत ही बड़ा केस, बहुत फेमस केस है, केशवानंद भारती केस। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस डॉक्ट्रिन को प्रतिपादित किया है। इस डॉक्ट्रिन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो संसद है वो संविधान संशोधन करके संविधान के किसी भाग में, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट में भी, मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन हाँ, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है या फिर जिसको हिंदी में आधारभूत ढांचा बोलते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, उसको परिवर्तित नहीं कर सकती है। सर, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का क्रोनोलॉजी या विकास क्रम क्या है, इस पर थोड़ा विस्तार में चर्चा कीजिए। इसका मैम थोड़ा मुझे विस्तार से बताना पड़ेगा, आपसे थोड़ा समय मांगता जी है। बिल्कुल। बड़ा मज़ेदार कहानी है ये। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। अब और आज़ादी के पहले भी जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ी मांग थी कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा जमीन, भूमि कुछ जमींदारों के हाथ में था और लगभग जनता भूमिहीन थी या कम भूमि वाली थी। तो संविधान लागू हुआ, उसके बाद ये बहुत ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठा, भूमि जो है राजसूची का विषय है। तो विभिन्न राज्य भूमि सुधार संबंधी कानून बना के इसको भू सुधार करने लगे। अब हम आते हैं संवैधानिक पक्ष पे। तो संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार को बड़ा डिटेल में बताया गया है। अब उसमें अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार है उसको आपको मौलिक अधिकार में बताया गया है। इस 31 को जस्ट उल्टा कीजिए, अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि विधि, कोई भी विधि जो मूल अधिकार को कम करती है या न्यून करती है या समाप्त करती है वो असंवैधानिक होगा। अब विभिन्न राज्य जो भूमि सुधार संबंधी कानून बनाए थे, वो संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार है उसको क्या कर रही है, कम कर रही है। तो उसको चुनौती दिया जाने लगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो इन चुनौतियों के कारण ही जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आया, जिस कारण से उस समय की जो संसद थी वो पहला संविधान संशोधन करती है 1951 में। और उस संशोधन में उसने संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था उसमें संशोधन किया। और मेन चीज़ क्या था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ, शेड्यूल 8 ही थे, उसमें 9वां अनुसूची डाला गया। और उसमें बोला गया कि 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून अगर समाहित किया जाता है, एक तरह का ब्लैक बॉक्स है, उसमें अगर कोई कानून डाल दिया गया, कोई विधि डाल दिया गया, तो उसको न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। तो जितने भूमि सुधार कानून थे राज्य के, उसको संविधान संशोधन के माध्यम से वे 9वीं अनुसूची में डाला जाने लगा। अब न्यायपालिका भी उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। अब इस चीज़ को चुनौती मिल जाता है 1951 में ही। एक केस है शंकरी प्रसाद केस, और उसमें यही प्रश्न पूछा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि क्या 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से क्या मूल अधिकार को संशोधित किया जा सकता है। इसको मैं टेक्निकल भाषा में अगर बोलूँ तो जो अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द है, उस विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि आता है क्या? अगर आता है तो जो आपका संसद है वो मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता। अगर ये संविधान संशोधन विधि इस विधि 13(2) में नहीं आता है तो आराम से संशोधन कर सकता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया, बोला कि आराम से आप मूल अधिकार में 368 के तहत संशोधन कर सकते हो। ये जो संविधान संशोधन विधि है और वो इस 13(2) के तहत विधि में समाहित नहीं है। तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुई।
वैसे ही 1965 में सज्जन सिंह केस आया, वहाँ भी शंकरी प्रसाद का जो निर्णय था उसी को समर्थन दिया गया, दोहराया गया। अब कहानी में ट्विस्ट आता है गोलकनाथ केस में। आपका 1967 में 11 जज का बेंच बैठा था उसमें, और 6-5 से निर्णय आया कि जो विधि है 13(2) में, वो संविधान संशोधन विधि इसी विधि के अंतर्गत आता है। मतलब आप 368 में संविधान संशोधन करके मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। अब ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया, जो सरकार थी उस समय उसके हाथ बंद गए। क्यों? जब आप संविधान संशोधन करके मूल अधिकार में संशोधन कर ही नहीं सकते हो तो आगे आप भूमि सुधार कैसे करोगे? सरकार को उसमें बहुत काम करना था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था, सरकार को प्रिवी पर्स बंद करना था, सब संपत्ति के अधिकार में आता है, बड़ा दिक्कत आ गई। तो फिर आगे सरकार ने 71 में 24वां संविधान संशोधन किया, और उसमें 13(2) में भी एक क्लाउज ऐड किया। उधर 368 में भी संशोधित करके ये लिखा गया कि संविधान संशोधन विधि वो 13(2) के तहत विधि में नहीं आता। अब सरकार ने खिड़की खोल दिया संविधान, ये आपके मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए, जो खिड़की बंद हो गई थी आपका गोलकनाथ केस से। अब जैसे ही खिड़की खोला तो 25वां संविधान संशोधन करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 26वां संविधान संशोधन करके प्रिवी पर्स बंद किया, है ना। और उसके बाद फिर आपका केशवानंद भारती केस आता है 73 में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें 13 जज का बेंच बैठा था, उसमें कुल सर्वोच्च न्यायालय में कुल जज की संख्या ही 13 थी, और सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठ के 13 जज का बेंच था, 7-6 से निर्णय आया। और उसमें कहा कि जो संसद है वो आराम से संविधान संशोधन कर सकती है किसी भी भाग में, लेकिन ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसका संविधान का मूलभूत ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है, छेड़छाड़ नहीं कर सकती। सर हाँ, आपने जो बताया उससे ये ज्ञात होता है कि जो लेजिस्लेचर और जुडिशरी है उनके बीच में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लेकर एक खींचातानी चल रही है, इस पर थोड़ा विस्तार में चर्चा कीजिए। ये डॉक्ट्रिन तो खैर 73 में आया जी। ये खींचातानी आप गोलकनाथ केस से देख सकते हैं जी। 1967 में आया, और पूरा एक डिकेड 1967 से 77 तक खींचातानी चलता रहा है। इसमें गोलकनाथ केस के पहले तक, 67 से पहले तक जो न्यायपालिका और इसमें आपका संसद, विधायिका या फिर सरकार में कोई टकराव नहीं था, ज़्यादा टकराव नहीं था जी। लेकिन जैसे ही गोलकनाथ केस से सरकार के हाथ पांव बांध दिए कि वो संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार संशोधित नहीं कर सकते, तो एक बड़ा खींचातानी तब से प्रारंभ हो गया। इधर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो मूल अधिकार को बचाने के पक्ष में दिखता रहा है, और सरकार को डीपीएसपी को ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि उसको भूमि सुधार करना है, उसको वैसे निर्देश दिए गए हैं डीपीएसपी में कि जो आर्थिक संकेंद्रण है कुछ लोगों तक, उसको कम करना, आर्थिक असमानता को कम करना है, तो सरकार के पास भी मजबूरी है। अब गोलकनाथ केस आ गया, उसके बाद उसको देखिएगा कि पलटने के लिए 24वां संविधान संशोधन जो मैंने पहले आपको बताया था 71 में, उस समय की जो तत्कालीन सरकार थे उसको बड़ा अच्छा से मेजॉरिटी मिला चुनाव में जी। और उसने 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपका गोलकनाथ केस को पलट दिया जी। उसके बाद वही 25वां संविधान संशोधन जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में था, वो केस पहले भी एक कूपर केस आया था, और कूपर केस में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में सरकार के खिलाफ फैसला लिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो 25वां संविधान संशोधन करके उसको पलट दिया जी। प्रिवी पर्स में 26वां, और केशवानंद भारती केस में जो उसमें थे चीफ जस्टिस ये आपके न्यायमूर्ति सीकरी, तो 24 अप्रैल 1973 को ये निर्णय आया केशवानंद भारती केस, और उसके जस्ट एक दिन बाद 25 अप्रैल 1973 को रिटायर हो गया। अब अभी तक परंपरा चल रहा था कि जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए जी। 7-6 के जो डिसीजन आया था उसमें जो वरिष्ठतम 3 न्यायाधीश थे वो 7 वाले पक्ष में थे, मतलब सरकार के खिलाफ निर्णय देने वाले में थे। उस समय की तत्कालीन सरकार ने उन तीनों को बाईपास करके
चौथे वरीयता क्रम में जो जज थे, जस्टिस रे, जी उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया। ये आज तक कभी नहीं हुआ था। तो तीनों जो सीनियर मोस्ट जज थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिए। अच्छा और आप देखेंगे कि आगे भी चल रहा है। अभी जी 75 में आपका इमरजेंसी लगा, जी उसके बाद इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को पलटने के लिए जस्टिस रे ने फिर से 13 जज का बेंच बनाया। जी वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ पे आप साफ साफ देख सकती हैं कि मतलब वो जो सरकार के पक्ष में निर्णय लिया है वो इमरजेंसी के बाद सरकार के फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सरकार के विपक्ष में गया था निर्णय, जी तो उसको पलटने के लिए डिसीजन लिया गया। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन करके जो ये सरकार थी उस समय संसद, उसने क्या किया कि 368 में संशोधन कर दिया और कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन जो ये है सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय वो रिव्यू नहीं कर सकती है, अच्छा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। बाद में वो मिनर्वा बिल 1980 में केस में फिर निर्णय को गलत ठहराया गया। जी तो आप देख सकते हैं कि पूरा एक टकराव की स्थिति हो है, गई। लगातार स्थिति। जी तो वही है, लेकिन बाद में तो सब कुछ बढ़िया हुआ। सर जितना भी अब हम ये देख रहे हैं कि जो भी चीज़ है वो सब केशव नंदा भारती केस में ही सारा जो डिसाइसिव फैक्टर है वो सामने आ रहा है। तो ये केशव नंदा भारती जी कौन थे और ये केस क्या था, इसके ऊपर थोड़ा अगर आप प्रकाश डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। केशवानंद भारती पे बात करते हैं, उससे पहले एक और व्यक्तित्व का आपको मैं परिचय दिलाना चाहता हूँ। जी भारतीय न्यायशास्त्र के इतिहास में एक महान अधिवक्ता हुए नानी पालकीवाला। जी नानी पालकीवाला, नानी पालकीवाला समझिए कि वो एक बहुत ही लिबरल इंसान थे, हाँ अधिवक्ता थे, और वो संवैधानिक नैतिकता के बड़ा पक्ष में थे। जी वो उनका था कि फंडामेंटल राइट को ऐसे ही कोई सरकार आके चेंज ना कर दे, जी लोगों के अधिकारों के लिए बड़ा लड़ते थे। तो गोलकनाथ केस में नानी पालकीवाला, जो मैं तब से 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, गोलकनाथ केस, उसमें नानी पालकीवाला अधिवक्ता थे जी और इतना बढ़िया उन्होंने जिरह किया कि सरकार के खिलाफ निर्णय गया। जी कूपर केस जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नानी पालकीवाला। उसके बाद आपका केशवानंद भारती केस, नानी पालकीवाला उसमें अधिवक्ता थे। उसके बाद फिर आपका जो मिनर्वा मिल केस आया, जी नानी पालकीवाला उसमें अधिवक्ता थे। जी और सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दूं, जो पीछे मैंने कहानी बताया कि इमरजेंसी जब लागू हुआ और वो जो केशवानंद भारती केस के निर्णय बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को पलटने के लिए फिर से 13 जज का बेंच बैठा था, वहाँ भी सरकार के खिलाफ कोई एक व्यक्ति खड़ा था। तो कौन थे? नानी पालकीवाला। और मतलब बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में कहा है कि वो जब जिरह किए, जब तो ऐसा लगता था कि कोई देवता उनके अंदर समाहित हो गया है। इतने अच्छे तर्क दिए कि जस्टिस रे को छोड़कर 12 जज अपना हाथ पीछे खींच लिए और बाद में जस्टिस रे को भी बेंच खारिज करना पड़ा। तो और नानी पालकीवाला, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। अच्छा हाँ, हर साल बजट भाषण के बाद अपना वो भाषण देते थे, बहुत लोग सुनने आते थे। तो अब आते हैं कि केशवानंद भारती पे। केशवानंद भारती इजनीर मठ केरला में है, उसके मठाधीश थे, शंकराचार्य थे। तो जो 1965 में केरल भूमि सुधार केस आया तो उसमें उनका भी भूमि जा रहा था। तो इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में, और नानी पालकीवाला ने उस केस को लिया। मज़ेदार बात क्या है कि इस केस का 68 दिन तक सुनवाई चला, 700 से अधिक पेज में लिखा हुआ है और इतना पूरी दुनिया की नज़र यहाँ पे थे, लेकिन केशवानंद भारती और नानी पालकीवाला कभी आपस में मिले नहीं। तो वही है कि केशवानंद भारती का भी बाद में जब उनसे पूछा गया, क्योंकि डिसीजन केशवानंद भारती के खिलाफ गया था, पता है आपको? अच्छा। जो हाँ, क्योंकि उनका भूमि जो लिया गया था केरला द्वारा वो वापस नहीं किया गया, क्योंकि जो संसद है वो संशोधन कर सकती है, संपत्ति के अधिकार को आप आराम से संशोधित कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो बाद में केशवानंद भारती ने खुद प्रसन्नता प्रकट की कि भले ही हमारी भूमि चली गई लेकिन लोगों के अधिकार बच गए। सर अगला सवाल हमारा ये आता है
कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या इसके बाद भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने उसको दोबारा भी इस्तेमाल किया गया? बार बार एक्चुअली इस्तेमाल हुआ है। जी 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा संशोधन था जी और उसने 368 में संशोधित करके, जो जैसा मैंने पहले बताया है कि न्यायपालिका कोई भी संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। जी इसका चुनौती हुआ कहाँ, मिनर्वा विल केस 1980 में, जी और हमारे अधिवक्ता वही नानी पालके वाला, जी वहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका बढ़िया से यूज किया और कहा कि जो न्यायिक समीक्षा है किसी भी विधि का, ये आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जी इसको न्यून या कम नहीं किया जा सकता है। जी तो वहाँ पे यूज हो गया। और जो 1992 में ही एक और फेमस केस आया, किहोतो केस, जी तो उसमें निष्पक्ष चुनाव को इसका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया। जी और बेसिक स्ट्रक्चर के संबंध में ही बहुत फेमस केस है 1994 में। जी थोड़ा बैकग्राउंड में कम्युनल टेंशन था पूरे देश में, और उसी संदर्भ में बहुत सारे जो राज्य थे उनकी सरकार गिराई गई थी, तो कर्नाटक का भी सरकार गिराया गया था। तो एसआर बोम्मई केस बहुत फेमस है 94 जी में। उसमें जो फेडरलिज्म है, संघवाद, पंथ निरपेक्षता, जी राष्ट्र की एकता और अखंडता, इन सबको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया। और अभी हाल में लगभग 10 साल पहले 2014 में 99वां संविधान संशोधन करके जो सरकार लाई थी अधिनियम, NGAC अधिनियम, जी ताकि कोलिजियम को रिप्लेस करना था। जी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया। उसमें भी न्यायालय की स्वतंत्रता को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना, उसी आधार पे वहाँ पे खारिज किया गया। तो हमने क्रोनोलॉजी देख लिया, जुडिशरी में यूज़ देख लिया। एक आखिरी सवाल आता है जहन में कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इम्पोर्टेंस क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का आप इम्पोर्टेंस इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि जो अभी वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस चंद्रचूड़, इसको नॉर्थ स्टार उन्होंने बताया है, ध्रुव तारा, जी जो हमें गाइड करता है जी संवैधानिक नैतिकता के लिए। जी बेसिक स्ट्रक्चर, देखिए बहुत लोगों को भ्रम है कि संसद को संविधान संशोधन करने से मना करता है, ऐसा नहीं है। जी ये कहता है कि आप बिल्कुल संविधान संशोधन किसी भी भाग में कर सकते हैं, लेकिन संविधान की जो आत्मा है, जी जो स्पिरिट है, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। जी ये संविधान को बिल्कुल जीवंत बना के रखता है। मान लीजिए कि आपके पिताजी बहुत ही बढ़िया घर बनाए हैं आपके लिए, आप वहाँ खेली हैं, आपके पिताजी का जीवन वहाँ निकला है, उस वहाँ आपके वैल्यूज़ जुड़े हुए हैं, आपके यादें हैं, और आप बड़ी होती हैं और पिताजी को कहती हैं कि मुझे इसमें रिनोवेशन कराना है, तो पिताजी ने हाँ करा लो। लेकिन पिताजी देखते हैं कि आप रिनोवेशन के नाम पे आप बुलडोजर से इसको पूरा तोड़ रही हैं, जी इसके पिलर्स को तोड़ रही हैं, तो वो रोकेंगे। वो कहेंगे कि इसका जो मूलभूत ढांचा है वो गिरेगा। जी हाँ, आप कुछ एक्स्ट्रा कमरे बना लें, नया पेंट कर लें, जी नया लाइटिंग लगा लें, AC लगा लें, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ना तोड़ें। तो इस संदर्भ में हमको लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे मौलिक अधिकारों को, संविधान के मूलभूत जो स्पिरिट है उसको बचा के रखी है। तो महत्व तो इसका बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा विजन संवाद के साथ। धन्यवाद।